नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पांडे का फिर से आप सबका स्वागत करता हूं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग बात कर रहे थे अधिगम की। हालांकि अधिगम का टॉपिक अब समाप्त हो चुका है, अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक ऐसा प्रकरण जो कि आपके मानव जीवन से, हम कह लें मानव जीवन से, आपके जीवन से, हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से व्यवहारिक रूप से जुड़ा हुआ है। आपको बताएं कि वो ऐसा टॉपिक जिसके अभाव में हम जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते, ऐसा टॉपिक जो ये हमें बताता है कि जीवन में जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, हमारे संपूर्ण कार्यों के पीछे एक ही चीज उत्तरदायी होता है। आपको पता है वो क्या है? आपको पता होगा, आपको ज्ञात होगा, आप इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे। अभिप्रेरणा आज हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन के संदर्भ में, जो कि मानव जीवन के स्टार्टिंग से लेकर के टिल द एंड, जब तक जीवन चलता है तब तक एक व्यक्ति के अंदर ये अभिप्रेरणा कार्य करती है। आप सबको पता होगा कि अभिप्रेरणा कैसे हमारे अंदर जन्म लेती है और कैसे कैसे हम उसको पोषित करते हैं, निरंतर ये हमें कार्य करने के लिए कैसे प्रेरित करती है। जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, तब यही कहते हैं इनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। वास्तव में वो मोटिवेशन है क्या, कैसे हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, और ये मोटिवेशन कैसे बनती है, मोटिव्स क्या होते हैं, थ्योरीज कौन कौन सी मोटिवेशन की, ये सब पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन के संदर्भ में। अगर बात किया जाए मोटिवेशन की, और मोटिवेशन में भी शाब्दिक अर्थ को देखें बेटा, तो आपको पता चलेगा कि जिसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसको आप और हम अभिप्रेरणा कहते हैं, जो कि आप देखेंगे कि आपके बाल विकास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे हम बात कर लें यूपी टेट की बात कर लें या हम बात कर लें सुपर टेट की बात कर लें, अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में इसको मोटिवेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? मोटिवेशन कहते हैं। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे हैंड राइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक डिजिटल बोर्ड पे लिखते आए थे, आज नया प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू है, पर आप सब लोग समझदार हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कहने से ज्यादा समझदार सुनने वाला होना चाहिए, लिखने से ज्यादा समझदार पढ़ने वाला होना चाहिए। तो मैं लिखने वाला हूं, कहने वाला हूं, मुझसे ज्यादा समझदार आप लोग बनेंगे तो ये आप सबके लिए लाभदायक होगा, हम सबके लिए लाभदायक होगा। देखो, अभिप्रेरणा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन। अगर देखा जाए बेटा तो बेसिकली ये जो शब्द है ना, मूलतः मोटम शब्द से बना है। क्या, किस शब्द से बना? मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ बताया गया गति होता है, गति करना या गति देना। क्या? गति करना या गति देना। हम कहां गति करते हैं, किसको गति देते हैं, इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, इस संदर्भ में देखेंगे भी हम लोग। लेकिन इसके साथ साथ यहां बेटा मैं आपको बताऊं एक और चीज हम लोग यहां पढ़ते हैं। आपको बताऊं कि ये जो मोटिवेशन लिखा गया है, इसके संदर्भ में ये चर्चा करते हैं कि ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये मोटिवेशन जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। एक क्या? एक आपका ई और दूसरा आपका मोशन। अब यहां मैं कई बार अपनी क्लास में बता चुका हूं कि बेटा जब भी कहा जाए कि लैटिन भाषा के ई से बना है, तो हमेशा आप क्या समझेंगे, ई का मतलब इंटरनली, यानी कि अंदर से। क्या? अंदर से। ठीक है, अंदर से। और अंदर से हम क्या करते हैं, गति देते हैं, अंदर से हम गति देते हैं। हाँ, एक चीज और आप देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे इमोशन को पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये नजर आएगा, ई और मोशन, यानी कि अंदर से गति देना। और मोटिवेशन के संदर्भ में भी हम पढ़ते हैं। वास्तव में क्या है कि वहां हम भावों को गति देते हैं। इमोशन में हम क्या करते हैं, इमोशन में हम अपने भावों को गति देते हैं, इमोशन में अपने भावों को गति देते हैं, लेकिन ये हम कार्य योजना को, अपनी आवश्यकताओं को बाहर की ओर गति देते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। लेकिन बेसिकली जब आपसे ये पूछा जाएगा कि मोटिवेशन का मूल शब्द क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो मोटम से हुई है। किससे हुई? मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति करना या गति देना। तो ये आप समझ चुके होंगे। लेकिन वास्तव में ये मोटिवेशन क्या इतना ही है कि हम किसी चीज को गति दे देते हैं, अंदर से बाहर की ओर गति दे देते हैं, या हम अपने जो कार्य योजना, हमारी जो आवश्यकताएं, उनको बाहर की ओर प्रस्फुटित कर देते हैं? क्या यही मोटिवेशन है? तो बेटा नहीं, ये मोटिवेशन नहीं है। देखो, हम जब कोई कार्य करते हैं तो यहां आपको बताएं कि मोटिवेशन के संदर्भ में कहा जाता है किसी कार्य को आरंभ करना। क्या? किसी कार्य को आरंभ करना। कोई भी कार्य है बेटा, XYZ कोई भी कार्य है, किसी कार्य को आरंभ करना, कार्य को जारी रखना, उस कार्य को जारी रखना और उसको लक्ष्य तक ले जाना। क्या? लक्ष्य तक ले जाना। इतनी चीजों को हमेशा याद रखिएगा। जब भी बेटा हम किसी कार्य को करेंगे, जब भी हम किसी कार्य को करेंगे,
या जब अप्रेरणा की बात करेंगे तो किसी कार्य को आरंभ करना, उस कार्य को जारी रखना और उसे लक्ष्य तक ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन कहलाती है। और ये ऑथेंटिक परिभाषा भी है। मैं आपको बताऊं, ये जो डेफिनेशन है ये गुड के अनुसार है। किसके अनुसार बेटा? ये गुड महोदय के अनुसार है। GOOD, गुड जिनको आप कहते हैं, गुड मत कहिएगा, गुड जिसका मतलब अच्छा बताते हैं। गुड महोदय ये बताते हैं कि अभिप्रेरणा का मतलब तो किसी भी कार्य को आरंभ करना, उस कार्य को जारी रखना और उसे अपने अपेक्षित लक्ष्य तक नियंत्रित दशाओं में ले जाना। जब हम अपेक्षित लक्ष्य तक नियंत्रित दशाओं में उसको लेकर के जाते हैं तब कहते हैं प्रेरणा पूरी। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, यहां से जहां हम हैं, मान लीजिए कि लखनऊ है, तो लखनऊ से हमको कहां जाना है बेटा? हमको अयोध्या जाना है, ठीक है। लखनऊ से कहां जाना है? अयोध्या जाना है। तो लखनऊ से हम अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे, यहां से यात्रा को आरंभ करेंगे, जारी रखेंगे। लेकिन ये जब हम ट्रेवल करेंगे रास्ते पर तो नियंत्रित दशाओं में उस ट्रेवल को क्या करेंगे? जारी रखेंगे। और उसके बाद जब हम अयोध्या पहुंच जाएंगे तब ये माना जाएगा कि एक प्रकार की प्रेरणा, क्या? एक प्रकार की प्रेरणा हमारे अंदर पूरी हो गई। और आपको बताएं कि ये जो अभिप्रेरणा है ना, वास्तव में एक प्रकार की प्रेरणा जब हमारे अंदर पूरी होती है तो हमारे अंदर एक नई प्रकार की प्रेरणा का जन्म हो जाता है। जैसे जैसे एक एक प्रेरणा करके आती है, हम निरंतर उसको लेकर के चलते हैं, उसको पूरा करते हैं और जैसे एक पूरी होती है अगली प्रकार की प्रेरणा आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन चलता है वो निरंतर प्रेरणा पे ही आधारित है। यदि हमारे अंदर से प्रेरणा समाप्त हो जाए तो ना तो हम किसी कार्य को आरंभ कर पाएंगे, ना उस कार्य को नियंत्रित दशाओं में जारी रख पाएंगे और ना ही अपने लक्ष्य तक ले जा पाएंगे। इसका मतलब ये कह लें कि यदि हमारे अंदर से प्रेरणा को समाप्त कर दिया जाएगा तो हम कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन जो वो स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, जड़ बन जाएगा। हम देखते हैं ना कि जड़ और चेतन दो चीजों की बात करते हैं। तो अगर प्रेरणा जीवन से निकल जाए तो जीवन क्या जड़ बन जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जैसे मूर्ति कहते हैं उस रूप में आ जाएगा। इसलिए प्रेरणा का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी आप लोगों से चर्चा कर ली है कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को आरंभ करना, उस कार्य को जारी रखना और नियंत्रित दशाओं में अपने लक्ष्य तक ले जाना। अगर हम इतनी चीजों पे नियंत्रण रखते हैं, इतनी चीजों का पालन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की प्रेरणा हमारे अंदर पूरी हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर एक ही प्रकार की प्रेरणा पाई जाती है। हमारे अंदर कई प्रकार की प्रेरणा पाई जाती है। प्रत्येक कार्य से जुड़ी हुई अभिप्रेरणा पाई जाती है, मोटिवेशन पाया जाता है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग इसको प्रेरणा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चाहे बेटा प्रेरणा लिखा जाए और चाहे इसको अभिप्रेरणा लिखा जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप चाहे इसको अभिप्रेरणा लिखिए और चाहे प्रेरणा लिखिए। अभी प्रेरणा में ये जो अभी लगा हुआ आपको पता होगा ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग सामान्यतः शब्दों का विशिष्टीकरण करते हैं। क्या करते हैं? शब्दों का विशिष्टीकरण करते हैं, यानी कि शब्दों में जो ओज होता है, जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उस ओज को बढ़ाने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए इस प्रेरणा कह लें इसको या हम अप्रेरणा कह लें, चीजें वही आपकी सिमिलर हैं। ठीक है, अब यहां आपको एक चीज और देखने की आवश्यकता है कि अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। मैं आपको बता दूं, अभिप्रेरणा के प्रकार से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कितने प्रकार की प्रेरणा होती है। तो आप बताएंगे कि सर ये जो अभिप्रेरणा होती है 2 प्रकार होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की हमारे अंदर पाई जाती है। कैसी? एक को हम कहते हैं इंटरनल, क्या कहते हैं? इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक को क्या कहते हैं? इंटरनल, और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। इंटरनल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक अप्रेरणा। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा। और एक्सटर्नल को क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा। एक और चीज सामान्यतः प्रयोग में आता है, ये जो आपकी बाह्य प्रेरणा होती है इसको कुछ मनोवैज्ञानिक नकारात्मक अप्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक अप्रेरणा कहते हैं। और ये जो इंटरनल वाला होता है इसको क्या कहते हैं? इसको सकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बेटा प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कब ये इंटरनल होगी, कब एक्सटर्नल होगी। एक चीज हमेशा याद रखना कि अब प्रेरणा जब स्वयं के प्रभाव से आएगी, और प्रेरणा जब स्वयं के प्रभाव से आएगी, स्वयं का मतलब क्या? मेरे अपने खुद की वजह से, अपनी वजह से, मेरी वजह से प्रेरणा आएगी, तो हमेशा क्या होगी? वो इंटरनल होगी, यानी कि पॉजिटिव या सकारात्मक होगी, आंतरिक होगी, स्वयं से आएगी। जब वह दूसरों के प्रभाव में आएगी, क्या? जब वह दूसरों के प्रभाव में आएगी
कोई भी प्रेरणा जब दूसरों के प्रभाव में आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक्सटर्नल है, नेगेटिव इसीलिए उसको कहा गया। हालांकि मैं मानता हूं कि प्रेरणा स्वयं में एक सकारात्मक शब्द है तो इसका नकारात्मक पहलू नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसको हम नकारात्मक भी कह सकते। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए किसी बालक को टॉफी दी जाती है, किसी बालक को टॉफी देने के लिए कहा जाता है कि बेटा इस कार्य को कर लीजिए तो आपको टॉफी दिया जाएगा, अगर वह टॉफी के प्रभाव में कोई कार्य करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा होगी। तो बेटा अगर कोई बालक टॉफी के प्रभाव में कार्य करता है तो टॉफी क्या है, ये एक्सटर्नल है ना, क्या ये एक्सटर्नल है। जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगी, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि मैं अपनी जिज्ञासा के कारण कोई कार्य करता हूं, मैं अपनी भूख के कारण कोई कार्य करता हूं, तो ये क्या है, ये इंटरनल है। जब आपसे कह दिया जाए कि आपको परीक्षा में अधिकतम मार्क्स गेन करने इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल है। परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने हैं इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। एक चीज याद रखिए कि जैसे जब आप कभी आपको कोई उदाहरण दे दिया जाए, उस उदाहरण के प्रभाव में आप कोई कार्य करें, तो जब उदाहरण दिया जाएगा उसके प्रभाव में कार्य करेंगे तो भी क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। शब्द याद रखिएगा, जब हम स्वयं के प्रभाव में कोई कार्य करेंगे, जब हम स्वयं के प्रभाव में कोई कार्य करेंगे तो इंटरनल होगी, और जब हम दूसरों के प्रभाव में कोई कार्य करेंगे तो एक्सटर्नल होगी। जैसे आपके पिताजी कहते हैं अरे तुम क्या पढ़ते हो नालायक कहीं के, फलाने का लड़का जो है ये इतना पढ़ के इतना अंक प्राप्त कर लिया, तो वहां उदाहरण दिया गया ना किसी का। जब अब हम इस उदाहरण को सुनेंगे उसके बाद कार्य को आरंभ कर लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक्सटर्नल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपके पास कि दो चीजें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, ये इस बिंदु को आप लोग समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते एक और बिंदु आप लोगों से डिस्कस करूंगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो इसका, ठीक है। इसके बाद एक और बिंदु आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यहीं पर एक और चीज होती है, मोटिव्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोटिव्स होते हैं या चालक होते हैं, प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, मोटिव्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कह लें, या आप इनको क्या कह लीजिए, इनको प्रेरक कह लीजिए, या इनको चालक कह लीजिए, और भी कई सारे नाम, जैसे आप अंतर्नोद कह सकते हैं, इनको ना प्रणोद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब हमें और आपको यह समझना है कि वास्तव में अभिप्रेरक और अभिप्रेरणा जो लगभग दो मिलते हुए शब्द हैं, सिमिलर दिखाई पड़ते हैं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, तो हाँ बेटा दोनों में डिफरेंस है। अब प्रेरक को अंग्रेजी में मोटिव्स कहते हैं, अब प्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटिवेशन। ये अगर बात किया जाए अभिप्रेरणा तो पूरी एक प्रोसेस है। क्या बेटा, ये पूरी एक प्रोसेस है, क्योंकि मैंने कहा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित दशाओं में उसे अपने लक्ष्य तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। तो अभिप्रेरणा क्या है, प्रोसेस है। जबकि बात की जाएगी मोटिव्स के विषय में, तो मोटिव क्या है, मोटिव केवल एक एलिमेंट है। क्या बेटा, ये केवल एक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट, क्योंकि जब हमने कहा कि अभिप्रेरणा प्रोसेस है, तो यू नो कि अभिप्रेरणा का प्रोसेस है तो उसमें कई सारे एलिमेंट होंगे ना, तो उसी अभिप्रेरणा प्रोसेस का एक एलिमेंट क्या है, आपका मोटिव है, जिसको आप अभिप्रेरक या प्रेरक कहते हैं या आप चालक कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये समझो कि वास्तव में अगर डिफाइन करना हो कि मोटिव कहेंगे किसको, तो बेटा देखो मैंने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा का मतलब किसी कार्य को आरंभ करना है ना। क्या कहा था, किसी कार्य को आरंभ करना, उसको नियंत्रित दशाओं में जारी रखना, ये भी कहा था, और लक्ष्य तक ले जाना। तीन चीजों का उल्लेख बेसिकली हमने मोटिवेशन में किया था। तो मोटिव का मतलब है, आप लिखेंगे कि जिन तत्वों या कारकों के प्रभाव में, जिन तत्वों या कारकों के प्रभाव में, लिखिएगा, जिन तत्वों या कारकों के प्रभाव में कार्य को जारी रखते हैं, कार्य को जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोटिव कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि हम कार्य तो किसी और के प्रभाव में आरंभ करते हैं, लेकिन उसको जारी किसके प्रभाव में रखते हैं, उसको जारी हम मोटिव या चालक प्रेरक के प्रभाव में रखते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि बेटा मोटिव क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि जिन तत्वों के प्रभाव में, जिन तत्वों या कारकों के प्रभाव में कार्य को जारी रखते, कंटिन्यू रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को मोटिव या अभिप्रेरक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आप समझ चुके होंगे। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के टॉपिक में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिव्स,
यानी कि अभिप्रेरक के कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स। मोटिव के दो प्रकार होते हैं, मोटिव के दो प्रकार होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि अभिप्रेरक के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। अब आपसे कोई पूछ ले कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो एक कहेंगे आप जन्मजात, एक क्या है? जन्मजात, और दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा होगा अर्जित। आई बात समझ में? अच्छा यहां एक चीज और ध्यान देना, अगर आपसे कॉमन में पूछा जाए तो कॉमन में तो आप बताएंगे कि अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात और दूसरे अर्जित। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताओ मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान देना अब्राहम मैस्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका, अब्राहम मैस्लो। अभी आगे चल के इनके संदर्भ में और चर्चा करूंगा, फिलहाल अभी आप केवल इनके विषय में ये पढ़िए कि इन्होंने बताया कि अभिप्रेरक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जन्मजात और अर्जित। यहां से दो चीजें याद करना, एक तो मैस्लो ने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं, और दूसरा आप ये भी ध्यान देना कि अगर कॉमन में पूछा जाएगा, कॉमनली पूछा जाएगा, तब भी आप कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स, कि अभिप्रेरक के दो ही प्रकार होते हैं। अब आपको समझने वाली बात यह है कि किसको आप जन्मजात कहते हैं और किसको आप अर्जित कहते हैं। ठीक है, तो ये समझो कि जन्मजात किसको कहते हैं, अर्जित किसको कहते हैं। तो जन्मजात का मतलब कि ऐसे प्रेरक जो जन्म के साथ हमारे अंदर पाए जाते हैं। कैसे? जन्म के साथ हमारे अंदर पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? जन्मजात प्रेरक कहेंगे। और ऐसे प्रेरक जिनको हम जन्म के बाद, ऐसे लिखिएगा, जिनको हम जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रेरक जिनको हम जन्म के बाद प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको अर्जित प्रेरक कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जन्म के साथ हमारे अंदर पाई जाती हैं, जिनके प्रभाव में हम कार्य को करते हैं, उनको जन्मजात, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अर्जित। लेकिन ये जन्मजात किसे कहेंगे, ये अर्जित किसे कहेंगे, ये हम सब सीखेंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब कि अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे, इस वीडियो को देखते रहेंगे।